देखिए पहला केस मैं इस तरह से ले लेता हूं। मैं एक कॉनकेव सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस लेता हूं और इस जगह पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है। अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी, कैसे बनेगी, सबसे पहले तो हमें वह लोकेट करना चाहिए और उस इमेज को लोकेट करने के बाद हम उस इमेज लोकेशन को समझेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस में एक रिलेशनशिप ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, ऑब्जेक्ट की इमेज लोकेट करने के लिए कम से कम 2 इंसिडेंस रेस होना चाहिए। इन 2 इंसिडेंस रेस को रिफ्रैक्ट करवाया जाए और वह रिफ्रैक्टेड रेस जहां पर जाकर मिलेंगी वहां पर हम कहते हैं कि इमेज है। हमें 2 इंसिडेंस रेस लेना है। 2 इंसिडेंस रेस कैसे ली जाए? इंसिडेंस रेस लेने का एक तरीका बता दूं। एक रे तो हमेशा वैसी ले लो जिसके लिए आपको, जिसकी रिफ्रैक्टेड रे समझने के लिए आपको कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको लॉजिक से पहले से ही पता है कि वह कैसे रिफ्रैक्ट होगी। एक रे तो आप फिक्स वैसी ले लो एंड दैट रे शुड बी डेफिनेटली नॉर्मल। यदि आप एक लाइट रे नॉर्मली लेते हो, इंसिडेंस रे नॉर्मली लेते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 कर देते हो, तो आपको ऑलरेडी पता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 रहेगा, नॉर्मली रिफ्रैक्ट रहेगी। कम से कम एक लाइट रे का रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज आपको पहले से पता रहेंगी। एक लाइट रे मैं इस तरह से बिल्कुल नॉर्मल ले लेता हूं, सीधी पोल पर टकराती हुई। इस लाइट रे की रिफ्रैक्टेड रे समझने के लिए मुझे कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यह लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मली ही रिफ्रैक्ट होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका 0 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 ही रहना है। यह लाइट रे इस तरह से रिफ्रैक्ट हुई। अब इससे मुझे यह बात तो समझ में आ ही जाती है कि इमेज या तो इधर कहीं होगी या आगे कहीं इधर होगी, इसी एक्सेस पर होगी। इमेज इसके अलावा और कहीं नहीं जा सकती। अब दूसरी लाइट रे मैं इस तरह से ले लेता हूं। अब इस लाइट रे के लिए हमें फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे और इसी लाइट रे से हमें इमेज लोकेशन भी समझ में आएगी। यदि मीडियम चेंज नहीं होता, कर्व्ड सरफेस नहीं आता, तो यह लाइट रे बिल्कुल सीधी इस डायरेक्शन में इस तरह से ट्रेवल करती चली जाती। यदि मीडियम चेंज नहीं होता तो यह लाइट रे बिल्कुल सीधी इस तरह से ट्रेवल करती चली जाती। मगर मीडियम चेंज हुआ है, इस लाइट रे का रिफ्रैक्शन होना है। अब रिफ्रैक्शन कैसे होना है यह समझते हैं। सबसे पहले जैसा मैंने नियम बताया है, जिस मीडियम में इंसिडेंस रेस है उसे मीडियम 1 असाइन करो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 कहो। इस मीडियम में इंसिडेंस रेस है, इसे मीडियम 1 असाइन करा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 कहा। जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रेस होंगी उसे मीडियम 2 असाइन करो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 कहो। इस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रेस होंगी, इसे मीडियम 2 कहा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 कहा। स्टैंडर्ड असाइनमेंट सबसे पहले हम यह असाइन जरूर कर देते हैं। अब लाइट रे किस डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट होगी, या तो यह टुवर्ड द नॉर्मल डिविएट होगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल डिविएट होगी। यह जो लाइट रे रिफ्रैक्ट हो रही है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है,
रिफ्रैक्शन फिनोमेना के दौरान या तो टुवर्ड द नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल। मतलब सबसे पहले हमें नॉर्मल आइडेंटिफाई करना जरूरी है। नॉर्मल आइडेंटिफाई करके ही हम लाइट रे का बेंडिंग फिनोमेना एनालाइज कर पाएंगे। लेट्स ड्रॉ नॉर्मल एट दिस पॉइंट। यह जो पॉइंट ए है, जिस पॉइंट पर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, इस पॉइंट पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। यह जो कर्व्ड सरफेस है, इस कर्व्ड सरफेस से एक हम परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज अ नॉर्मल। जहां पर दो नॉर्मल मिल जाएं, यह भी एक नॉर्मल है, यह भी एक नॉर्मल है, उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब यह लाइट रे या तो इस नॉर्मल की तरफ डिविएट हो जाएगी, टुवर्ड द नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल। किस तरफ डिविएट होगी, इसे समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि लाइट रे रेयरर से डेंसर में जा रही है या डेंसर से रेयरर में जा रही है। लेट्स से मीडियम 1 इज रेयरर, मीडियम 2 इज डेंसर, μ1 इज लेस देन μ2। हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, हम कहते हैं कि यह लाइट रे रेयरर से डेंसर में जा रही है। यदि यह लाइट रे रेयरर से डेंसर में जा रही है, देन डेफिनेटली दिस लाइट रे वुड डिविएट टुवर्ड्स द नॉर्मल। यह लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल डिविएट होगी। इस तरह से ओरिजिनल लाइट रे की डायरेक्शन है, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होगी, टुवर्ड द नॉर्मल। अब मान लीजिए टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होते हुए यह लाइट रे कन्वर्जेंट नेचर की हो जाती है और कन्वर्ज होते हुए यह आगे कहीं इस पॉइंट पर जाकर मिल जाती है। इससे हम कहेंगे इस पॉइंट पर, इस जगह पर एक इमेज बन जाएगी। क्योंकि लाइट रेस के वाकई में मिलने से इस जगह पर एक इमेज बनी है, विल कॉल इट अ रियल इमेज। इस जगह पर एक रियल इमेज बन गई है। इस तरह से इस जगह पर एक रियल इमेज बन गई है। दिस इज अ रियल इमेज फॉर्मेशन। रियल इमेज इसलिए बनी है क्योंकि लाइट रे रिफ्रैक्ट होने के बाद कन्वर्जेंट नेचर की हो गई। अब let me identify the angle of incidence and the angle of refraction. Angle of incidence is angle between incident ray and normal. Angle between incident ray and normal. This is angle of incidence. Let me identify angle of refraction. It's angle between refracted ray and normal. Angle between refracted ray and normal. This is angle of refraction. हम रिफ्रैक्शन फिनोमेना को इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से रिलेट करते हैं, समझते हैं। इसके पहले अब मैं क्यों ना u, v और r उन्हें भी आइडेंटिफाई करके इंडिकेट कर दूं। u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी को हम u कहते हैं। v इज इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। and r is the distance of center of curvature from pole। इस u, v और r को हमें रिलेट करना है।
और इन्हें रिलेट करते हुए हमें यह कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन फॉर्मूला सबसे पहले प्रूव करना है, फिर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला हम प्रूव करेंगे। देखिए, इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम कुछ इंटरमीडिएट एंगल्स असाइन कर देते हैं, जिसका सहारा हम लेंगे। ऑब्जेक्ट से डाइवर्ज होने वाली इंसिडेंस रेस, उन्हें हम अल्फा एंगल से डाइवर्जेंट बोल देते हैं। ऑब्जेक्ट से डाइवर्ज होने वाली इंसिडेंस रेस, उन्हें हम अल्फा एंगल से डाइवर्जेंट बोल देते हैं। इमेज पर कन्वर्ज होने वाली रेस, उन्हें हम बीटा एंगल से कन्वर्जेंट बोल देते हैं। और दोनों नॉर्मल के बीच में जो एंगल है, उसे हम गामा एंगल बोल देते हैं। अब स्टार्ट रिलेटिंग द एंगल्स। सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, इन्हें हम अल्फा, बीटा और गामा के टर्म्स में लिख कर रख देते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, इन्हें हम अल्फा, बीटा और गामा के टर्म्स में लिखेंगे। जरा एंगल आई देखिए। एंगल आई इज एक्सटीरियर एंगल टू अ ट्रायंगल जिसका इंटीरियर अपोजिट एंगल है अल्फा प्लस गामा। अल्फा और गामा इन दोनों को लेते हुए एक ट्रायंगल को देखिए और उसका एक्सटीरियर एंगल आई है। इस बात को देखकर मैं लिख देता हूं आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, यह बात मैं लिख देता हूं। अब एक और एंगल देखिए, बीटा और आर, इन दोनों को लेते हुए एक ट्रायंगल देखिए। बीटा और आर, इन दोनों को लेते हुए एक ट्रायंगल देखिए। इसमें गामा आपको एक्सटीरियर एंगल दिखेगा। इधर से हम लिख देंगे आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, सो आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा। आई और आर को अल्फा, बीटा, गामा के टर्म्स में लिख दिया। अब हम कहते हैं रिफ्रैक्शन फिनोमेना हो रहा है, स्नेल्स लॉ जरूर लगेगा। स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं। स्नेल्स लॉ लगाने का तरीका मैंने समझा रखा है। साइन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, मीन्स साइन ऑफ एंगल इन दिस मीडियम अपॉन साइन ऑफ एंगल इन दिस मीडियम, साइन ऑफ एंगल इन मीडियम 1 अपॉन साइन ऑफ एंगल इन मीडियम 2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। स्नेल्स लॉ लगाने का यह तरीका हमने ऑलरेडी समझ रखा है। साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1। यह स्नेल्स लॉ लगाने का तरीका हमने समझ रखा है। साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1। मैं यही कंसेप्ट इधर लगा रहा हूं। थीटा इज एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द लाइट रे। इधर मैं लिखूंगा साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1। हम यह हमेशा लिखेंगे साइन ऑफ एंगल इन मीडियम 1 अपॉन साइन ऑफ एंगल इन मीडियम 2 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। अब एक कंडीशन, ऑल दिस फॉर्मूले they hold only for a small angle for near normal vision. For near normal vision, हम जितने भी डेरिवेशंस करे हैं वह स्मॉल एंगल के लिए, नियर नॉर्मल विजन के लिए। बोथ
आई एंड आर स्मॉल, और इस कंडीशन में हम साइन आई को आई कहते हैं और साइन आर को हम आर कहते हैं। स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा इज थीटा, तो साइन आई की जगह इधर भी हम आई लिख दें और साइन आर की जगह इधर भी हम आर लिख दें, नियर नॉर्मल विजन के लिए। आई की जगह पर मैं यह अल्फा प्लस गामा लिखूंगा, आर की जगह गामा माइनस बीटा लिखूंगा। आई की जगह अल्फा प्लस गामा, आर की जगह गामा माइनस बीटा। अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में मैंने लिख दिया है। अब अल्फा बीटा गामा के लिए मैं डेफिनेशन लगा रहा हूं, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यह जो पी ए है इसको आर्क एल लिख देता हूं, अल्फा के लिए मैं लिखता हूं एल बाई यू, आर्क अपॉन रेडियस एल बाई यू। गामा के लिए मैं लिखता हूं एल बाय आर, फिर गामा के लिए एल बाय आर माइनस एल बाय बीटा के लिए एल बाय वी। गामा इज एल बाय आर, बीटा इज एल बाय वी। एल इज आर्क इन ऑल द केस। अल्फा के लिए रेडियस है यू, बीटा के लिए रेडियस है वी और गामा के लिए रेडियस है आर। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इस तरह से लिखने से एल थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यह इक्वेशन दिखने लगेगी म्यू टू बाय आर माइनस म्यू टू बाय वी इज इक्वल टू म्यू वन बाय यू प्लस म्यू वन बाय आर। One can see this equation. म्यू टू बाय आर माइनस म्यू टू बाय वी और म्यू वन ऊपर आ गया, म्यू वन बाय यू प्लस म्यू वन बाय आर। आई रीअरेंज दिस इक्वेशन, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर इज इक्वल टू म्यू टू बाय वी प्लस म्यू वन बाय यू। Now this is an equation where u, v and r are simply by magnitude. इस तरह से जितने हम अलग अलग केसेस बनाएंगे उतने ही अलग अलग फॉर्मूले बनते चले जाएंगे। एक यूनिफॉर्म फॉर्मूला बनाने के लिए, सभी केसेस के लिए एक यूनिफॉर्म फॉर्मूला बनाने के लिए वी हैव गॉट द कंसेप्ट ऑफ साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन के कंसेप्ट के द्वारा हम इस फॉर्मूले को यूनिफॉर्म बनाएंगे। नाउ द कंसेप्ट ऑफ साइन कन्वेंशन सेज, दो बार साइन कन्वेंशन अप्लाई करा जाता है। एक बार फॉर्मूले को डिराइव करते समय, जैसा कि अभी हम फॉर्मूले को डिराइव कर रहे हैं, एक बार तो हम फॉर्मूले को डिराइव करते समय साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे और एक बार उसी फॉर्मूले को अप्लाई करते समय भी साइन कन्वेंशन जरूर अप्लाई करेंगे। साइन कन्वेंशन का कंसेप्ट दो बार अप्लाई करा जाता है, एक बार फॉर्मूले को डिराइव करते समय, दूसरी बार फॉर्मूले को अप्लाई करते समय। ऐसा करने से होगा क्या कि या तो आप क्वांटिटी में दो बार प्लस मल्टीप्लाई करोगे या फिर क्वांटिटी में दो बार आप माइनस मल्टीप्लाई करोगे। दो बार प्लस मल्टीप्लाई करने से क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं आना है और दो बार माइनस मल्टीप्लाई कर देने से क्वांटिटी दोबारा पॉजिटिव बन जाएगी। इस तरह से साइन कन्वेंशन हमेशा दो बार अप्लाई करा जाएगा। देखिए इस केस में u
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब हम मेजर करेंगे विल स्टार्ट फ्रॉम पोल एंड विल गो लाइक दिस, विल गो अगेंस्ट इंसिडेंस रे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम हमेशा अगेंस्ट इंसिडेंस रे जा रहे हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव। डिराइव करते समय इधर हमने एक बार माइनस मल्टीप्लाई करा है, जब अप्लाई करेंगे तब भी इधर एक और बार माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से हम स्टार्ट करेंगे, वी आर गोइंग अलोंग इंसिडेंस रे, अलोंग इंसिडेंस रे जाने की वजह से पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव। इमेज डिस्टेंस will start from pole, will go along incidence ray like this, along incidence ray जाने की वजह से यह भी पॉजिटिव, U नेगेटिव, V पॉजिटिव, R पॉजिटिव। एक बार साइन कन्वेंशन अप्लाई कर दिया और देखिए हमें यह यूनिफॉर्म कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन फॉर्मूला मिल चुका है। μ2 माइनस μ1 बाय r, μ2 माइनस μ1 बाय r is equal to μ2 by v minus μ1 by u. This uniform curved surface refraction formula applied in this case. मगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करते समय एक बार साइन कन्वेंशन जरूर अप्लाई करें, बिना साइन कन्वेंशन के इस फॉर्मूले को आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। In a similar manner, let's derive magnification formula as well. इसी केस में हम मैग्निफिकेशन फॉर्मूला डिराइव करेंगे। दोबारा आपको एक फिगर बनाना ही पड़ेगा, मैं तो इसी फिगर पर ओवरराइट कर दूंगा, मगर आप ओवरराइट नहीं कर पाओगे, आपको एक और बार बनाना पड़ेगा। आई डिराइव मैग्निफिकेशन फॉर्मूला नाउ। तो चलिए मैं भी एक और बार ड्रॉ कर ही लेता हूं। यह सिचुएशन हमने ली थी, ऑब्जेक्ट कहीं इधर, इंसिडेंस रेस इस तरह से ट्रेवल करती हुई और यह नॉर्मल, यह रिफ्लेक्टेड रेस और इधर इमेज। अब क्यों ना ऑब्जेक्ट की जगह पर I by O, I is extended image, O is extended object, ऑब्जेक्ट की जगह पर एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इस तरह से बनाया जाए जिसकी साइज कुछ O है। इसकी इमेज की लोकेशन हम ऑलरेडी जानते हैं, उसकी साइज देखनी है और उसकी साइज समझने के लिए हम क्या करते हैं, जहां पर ऑब्जेक्ट है वहां से हम एक रे लेते हैं जो कि सीधी पोल पर इंसिडेंट होगी किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के साथ। यह एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। एक लाइट रे हमने ली जो कि सीधी पोल पर इंसिडेंट हो रही है किसी एंगल आई के साथ। यह लाइट रे टुवर्ड द नॉर्मल डिविएट हो जाएगी और टुवर्ड द नॉर्मल डिविएट होते हुए यह इस पॉइंट तक पहुंचेगी आई तक और इस जगह पर इसकी इमेज बन जाएगी आई। दिस इज इमेज आई। और रिफ्रैक्टेड रे का इंसिडेंस रे के साथ यह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। टुवर्ड द नॉर्मल यह लाइट रे बेंड हुई है
Now we wish to relate this image size and object size in terms of V and U. हम इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज रिलेट करना चाहते हैं, उसी को मैग्निफिकेशन फॉर्मूला कहेंगे. अब वंस अगेन I और O को रिलेट करने के लिए स्नेल्स लॉ ही अप्लाई करा जाएगा. वी अप्लाई स्नेल्स लॉ. The second law of refraction, which says sine of angle in this medium 1 upon sine of angle in this medium 2. Sine of angle in medium 1 is sin I. Sine of angle in medium 2 is sin R. Sine of angle in medium 1 is sin I. Sine of angle in medium 2 is sin R. Equal to mu 2 by mu 1. Mu 2 by mu 1. As I had already told you, हम जितनी भी बात पढ़ेंगे समझेंगे वह सब स्मॉल एंगल के लिए ही पढ़ते समझते हैं, नियर नॉर्मल विजन के लिए ही, छोटे ऑब्जेक्ट छोटे इमेज के लिए. तो साइन आई की जगह मैं आई लिख देता हूं और साइन आर की जगह मैं आर लिख देता हूं. फॉर स्मॉल एंगल साइन आई इक्वल टू आई, साइन आर इक्वल टू आर. अब जरा देखिए आई क्या है. आई इज आर्क अपॉन रेडियस. आर्क इज ओ, रेडियस इज यू. O by U. अब R क्या है? R is once again arc upon radius. I is arc, radius is V. I by V. हो गया डेराइव? रीअरेंज कर देते. रीअरेंज कर दीजिए. आई बाय ओ, आई ऊपर ले जाइए, ओ नीचे आ जाएगा. वी बाई यू इधर दिख ही रहा है. वी बाई यू इंटू म्यू 1 बाय म्यू 2. अब जैसा मैंने कहा है कि एक बार साइन कन्वेंशन लगाना कंपलसरी होता है डिराइव करते समय, और एक बार साइन कन्वेंशन लगाना होता है अप्लाई करते समय. अभी हम फॉर्मूले को डिराइव कर रहे हैं, इसलिए एक बार साइन कन्वेंशन लगाना चाहिए. इस समय हम फॉर्मूले को डिराइव कर रहे हैं, एक बार साइन कन्वेंशन लगाना चाहिए. फिर जो फॉर्मूला डिराइव होगा उसको अप्लाई करते समय भी साइन कन्वेंशन लगाएंगे. आई बिलो प्रिंसिपल एक्सिस मेजर कर रहे हैं, नेगेटिव. बिलो प्रिंसिपल एक्सिस मेजर कर रहे हैं इसलिए नेगेटिव. ओ अबव प्रिंसिपल एक्सिस मेजर कर रहे हैं इसलिए पॉजिटिव. वी अलोंग इंसिडेंस रे इसलिए पॉजिटिव. यू अगेंस्ट इंसिडेंस रे इसलिए नेगेटिव. मैग्निफिकेशन फॉर्मूला डिराइव हो चुका है. मैग्निफिकेशन विच इज आई बाय ओ इज V by mu 2 upon U by mu 1. एक केस में हमने यह डिराइव करा है. एक केस में डिराइव कर देने से ऑटोमेटिकली 4 केस में डिराइव हो जाता है. लॉ ऑफ रेसिप्रोकेसिटी और कॉन्वेक्स कॉन्केव एनालॉजी, उसके द्वारा एक केस में डिराइव करा है, ऑटोमेटिकली वह 4 केस में हो गया. इधर ऑब्जेक्ट के लिए इधर इमेज, इसे ऑब्जेक्ट बना देंगे तो यह इमेज. अब एक अगले केस के लिए डिराइव करूंगा. इस केस में रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनी थी. अगला केस मेरा होगा जब रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती है. उस केस को